तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट आ रहा है हमारा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, करंट से रिलेटेड चीजें सीखनी है, किरचॉफ्स के लॉज सीखने हैं, पोटेंशियोमीटर देखना है, वोल्ट मीटर, एमीटर, अब डिफरेंट टाइप के जो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है। तो ये सभी चीजें हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखना है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट यूनिट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज पे आते हैं, हमको सबसे पहले देखना है किरचॉफ्स के लॉज। किरचॉफ्स के दो लॉज है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ को बोलते करंट लॉ, ये करंट से रिलेटेड है इसलिए। और किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है वो वोल्टेज से रिलेटेड होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उससे रिलेटेड होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ। के माने किरचॉफ, सी माने करंट, एल माने लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है, 1 मार्क के लिए कभी कभी आता है, एकदम सिंपल सा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन और नोड ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है। द अलजेब्रिक सम, सम मतलब एडिशन, किसका एडिशन, सभी करंट्स का एडिशन, है ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, कहां पे, एट द नोड या फिर जंक्शन ऑफ द सर्किट, है ना। कोई भी सर्किट के नोड पे, नोड बोलो या फिर जंक्शन, नोड को ही जंक्शन बोलते हैं, तो सर्किट का कोई भी नोड या फिर जंक्शन, उस पे आने वाले सभी करंट्स की एडिशन कितनी होगी, 0 होगी। ये फर्स्ट लॉ कह रहा है। अभी जंक्शन या फिर नोड किसको बोलते हैं ये भी बता देता हूं मैं, है ना। नोड मतलब पॉइंट, सर्किट का ऐसा पॉइंट, जंक्शन बोलो या फिर नोड, दोनों का नाम, कोई कोई लोग नोड बोलते हैं, कोई कोई लोग जंक्शन बोलते हैं। तो सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है उसको हम लोग नोड बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने ऐसा सर्किट निकाला, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इधर कैपेसिटर है लाइक दिस, इधर तुम्हारा ईएमएफ है ना। अभी आपको बेसिक बेसिक सबको आता होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखो, यहां पे कितने सारे एलिमेंट्स कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये हो गया मेरा नोड, है ना। इसको भी बोल सकते हैं हम लोग नोड, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस और ईएमएफ कनेक्टेड है। तो सर्किट का कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड। ठीक है, तो उस नोड पे आने वाले सभी करंट की एडिशन अगर आप करते हो तो वो हमेशा कितनी मिलेगी आपको, 0। फॉर एग्जांपल एक नोड कंसीडर कर लेते सर्किट का, लेट अस से P, ठीक है। और यहां पे मान के चलो 5 करंट्स आ रहे हैं, 1 I1 I2 I3 I4 I5। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ये पांचों का एडिशन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, लिखते समय जब आप एडिशन लिखोगे करंट का, I1 I2 I3 I4 I5, तो लिखते समय आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, बराबर है। जो भी करंट देखो कितने करंट आ रहे हैं, यहां पे 5 करंट आ रहे हैं नोड पे, तो जो भी करंट नोड की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना, और जो करंट नोड से दूर जा रहे हैं उनको निगेटिव लेना। उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक याद रखो। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट अप्लाई करते समय साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। क्या बोलता है साइन कन्वेंशन, द करंट कमिंग इनटू द नोड, जो करंट नोड की तरफ आ रहे हैं, ये देखो ये है P नोड, तो नोड की तरफ जो आ रहे हैं, I1 आ रहा है तो इसको लेना पॉजिटिव, I3 आ रहा है तो इसको लेना पॉजिटिव, I5 आ रहा है तो इसको लेना पॉजिटिव, और जो करंट नोड से दूर जा रहे हैं उनको लेना निगेटिव, ये I4 को लेना निगेटिव, I2 को लेना निगेटिव। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, प्लस I1 या फिर I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4
प्लस I5 इक्वल टू 0। ये देखो यहां पे जैसे मैंने लिखा है, बराबर है। तो कैसे आया, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। सिंपल, सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन वो लिखते समय साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। क्या है साइन कन्वेंशन? जो करंट नोड की तरफ जाते हैं उनको पॉजिटिव, और जो नोड से दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव। ठीक है, चलो सेकंड लॉ पे मूव होते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, ये वोल्टेज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ऐसा कहा था। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, KVL। तो क्या बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? देखो सबसे पहली चीज तो मैं एक बता देता हूं कि किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ जो अभी अभी हमने देखे वो नोड से रिलेटेड था, नोड से, जंक्शन से, पॉइंट से। और ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना, ये सर्किट के लूप से रिलेटेड है। लूप बोलो या फिर क्लोज सर्किट के रिलेटेड है ना। फर्स्ट लॉ कहां पे अप्लाई करोगे, नोड पे, और लूप में क्या अप्लाई करोगे, ये सेकंड लॉ अप्लाई करोगे। अभी लूप किसको बोलते हैं वो भी बता देता हूं। नोड समझ में आ गया था। नोड मतलब दो या दो से चीजें, एक सर्किट का पॉइंट मतलब नोड था। अभी लूप या फिर क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, लूप को ही क्लोज सर्किट भी बोलते हैं कोई लोग, ठीक है ना। तो भी लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब आपको पता है जहां से शुरुआत की वहीं पे आगे वापस, है ना, सॉरी, जहां पे शुरुआत किए वहीं पे वापस आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, है ना। ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, जहां से शुरुआत किए वहीं पे वापस आए तो उसको लूप बोलते। तो सर्किट में जितने भी लूप है उस लूप के अंदर आप लोग सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने और तभी का नेटवर्क निकालता हूं, ये तुम्हारा ईएमएफ है कोई तो भी, एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इधर कैपेसिटर है मान के चलो, इधर एक और रेजिस्टेंस है, ये एक है। तो ये अगर ऐसा सर्किट मैंने निकाला तो बताओ तो यहां पे कितने लूप्स है। लूप मतलब मान के चलो मैंने यहां से चालू किया तो देखो ये मेरा पहला लूप है ये पहला लूप, ये वाला। अगर यहां से चालू किया तो ये मेरा दूसरा लूप है कि नहीं। और अगर किसी ने यहां से चालू करके ऐसे बाहर से ऐसे देखा तो तीसरा लूप है। तो लूप मतलब क्या, लूप मतलब सर्किट का ऐसा हिस्सा कि जहां से आप शुरू करके वापस वहीं पे आ सकते। तो वो जो पूरा पाथ है, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्किट, उसको क्या बोलते हैं, लूप। तो आप इस लूप के लिए भी केवीएल अप्लाई कर सकते, इस लूप के लिए भी केवीएल अप्लाई कर सकते, या फिर ये बड़ा वाला जो है बाहर का उसके लिए भी। तो केवीएल या फिर किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहां पे लागू होगा, सर्किट के लूप पे लागू होगा। जितने भी लूप्स होंगे उतने बार आप केवीएल अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स। वोल्टेज ड्रॉप्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ में किसका सम लेने को बोला था, करंट का। यहां पे किसका सम लेने को बोल रहे, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का। ईएमएफ मतलब क्या है, ईएमएफ मतलब भी तो वोल्टेज ही तो है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा याद रख सकते शॉर्टकट में। फर्स्ट लॉ में किसका एडिशन करना था, करंट का। सेकंड लॉ में किसका एडिशन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का। फर्स्ट लॉ कहां पे लागू है, नोड पे। सेकंड लॉ कहां पे लागू है, लूप पे, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप चाहिए तो, है ना। तो सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। याद रहेगा सेकंड लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो मैं एक लूप दिखाया हूं यहां पे हम लोग केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। देखो जब आपको 2 मार्क के लिए लॉ आता है ना, तो लॉ का स्टेटमेंट भी लिखना है और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, तभी जाके वो 2 मार्क का आंसर बनता है, ठीक है ना। तो ये एक लूप निकाला है मैंने, है ना, समझने के लिए एक ही लूप निकाला है। सर्किट में ऐसे कितने भी लूप हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे मुझको केवीएल अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, केसीएल अप्लाई करते समय हमने कुछ नहीं किए थे, सीधा सीधा नोड पकड़े थे और केसीएल अप्लाई कर दिए थे। केवीएल अप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान देना, केवीएल अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। केवीएल अप्लाई करने से पहले क्या करना कि बराबर जो लूप के अंदर के जो ईएमएफ है
और पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर से दिखा देना, क्योंकि क्या बोलता है केवीएल, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वो सभी बराबर से आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ईएमएफ तो सभी को दिख रहा है ना, ईएमएफ की बड़ी डंडी मतलब पॉजिटिव, छोटी डंडी मतलब नेगेटिव, तो ये तो दिख रहा है ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप कहां पे आता है, वोल्टेज ड्रॉप बताओ तो, ओम्स लॉ याद करो, V इक्वल टू I इंटू आर, है कि नहीं ऐसा ओम्स लॉ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप कहां पे आता है, जब कोई रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस आता है वोल्टेज ड्रॉप, बराबर है कि नहीं। तो देख लेना लूप में कितने रेजिस्टेंसेस है, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंसेस है, मतलब 3 वोल्टेज ड्रॉप आएंगे, और वोल्टेज ड्रॉप बराबर से दिखा देना पॉजिटिव निगेटिव के साथ, है ना। ये सभी लॉ अप्लाई करने से पहले करना, नहीं तो गलती होने के फुल चांसेस है, बराबर है। तो क्या करना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से पहले बराबर से वोल्टेज ड्रॉप सभी के दिखा देना, पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है, ठीक है ना। तो फिर से ओम्स लॉ याद करो, है ना, 8 9 10th में आपने पढ़े होंगे। मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट जा रहा है I, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है यहां पे, V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। पॉजिटिव किधर रहता है और नेगेटिव किधर रहता है बताओ, इधर रहता है पॉजिटिव, इधर रहता है नेगेटिव। क्यों ऐसा रहता, क्योंकि हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस के अंदर करंट कब फ्लो होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो जिधर से करंट आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो अगर करंट ऐसा है तो पॉजिटिव V का प्लस इधर माइनस इधर, लेकिन अगर सेम रेजिस्टेंस है मान के चलो और करंट मान के चलो ऐसा है, तो फिर से तुम्हारा ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फिर से ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। तो IR होगा, लेकिन प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, क्यों, क्योंकि करंट अभी इधर से इधर जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि केवीएल अप्लाई करने से पहले लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ईएमएफ है, वो सभी पहले दिखा देना पॉजिटिव निगेटिव के साथ, ठीक है। तो चलो ये लूप है और ये करंट की डायरेक्शन यहां पे ऐसे अज्यूम की है ना। अगर करंट नहीं है वहां पे दिया हुआ तो आप अपने मन से कैसा भी करंट अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ईएमएफ का पहले बड़ी डंडी पॉजिटिव छोटी डंडी नेगेटिव, ठीक है। यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा रे बताओ, पूरे लूप में करंट I है, देखो पूरे लूप में करंट I है, करंट को बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है कि नहीं, करंट I पूरे लूप में करंट I ही है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे I इंटू R2 होगा, और प्लस किधर आएगा, देखो करंट ऊपर से नीचे की तरफ ये ऐसे आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। चलो इसका निकालते हैं, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इधर आएगा प्लस इधर आएगा माइनस, और कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब I इंटू R3, पूरे लूप में करंट I ही है, इसलिए करंट में I लिख रहा हूं ठीक है। चलो लास्ट का देखते हैं, फिर से करंट ये ऐसे जा रहा है इधर से इधर, तो इधर होगा प्लस इधर होगा माइनस, और कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है R1, तो I इंटू R1। तो तुम्हारे केवीएल में जब आप इस लूप पे केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या क्या आएगा, ये ईएमएफ आएगा, ये IR1 आएगा, ये IR3 आएगा और ये IR2 आएगा, है कि नहीं। क्या बोलता है किरचॉफ सेकंड लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन अ लूप, बराबर है। तो चलो तो ऐसे दिखा दिए हमने, समझ गया ये प्लस माइनस, चलो ये हो गया, ये प्लस माइनस IR2 है ना। तो ये जो रेड वाले लिखे हैं ना मैंने,
ये सिर्फ आपको केवीएल के अंदर लेने हैं। ये रेजिस्टेंसेस का भी कोई काम नहीं केवीएल के लिए, है कि नहीं। केवीएल किसके लिए है? सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स। तो पहले वोल्टेज ड्रॉप बराबर से लिख लेना। लिख लिए सभी वोल्टेज ड्रॉप बराबर से, सभी का प्लस माइनस भी बराबर से दिखा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका प्लस माइनस तो बहुत ही आसान था ईएमएफ का, है कि नहीं। बड़ी डंडी प्लस, छोटी डंडी माइनस, ठीक है। चलो अभी किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करते समय या तो आपको इस लूप को क्लॉकवाइज ट्रेस करना है, क्लॉकवाइज समझता ना, या तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करना है, आपकी मर्जी। आप लेफ्टी हो तो ऐसा करो, राइटी हो तो ऐसा करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस लूप को ट्रेस करते लेके जाना है, ठीक है। ऐसा कोई ए से चालू करके वापस ए तक आएगा, कोई बी से चालू करके वापस बी तक आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लूप को कैसा भी ट्रेस कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। तो चलो मैं इसको क्लॉकवाइज ट्रेस करता हूं, ये ऐसे, मतलब ए से चालू करके वापस मैं ए पे आऊंगा, ठीक है। तो ये लूप ट्रेस करते समय अगर आप +2 माइनस गए, +2 माइनस, तो वो वाले ईएमएफ को या फिर वो वाले पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखना माइनस, नेगेटिव। और अगर ट्रेस करते समय आप -2 प्लस गए तो उस चीज को लिखना पॉजिटिव। याद रहेगा ये साइन कन्वेंशन, केसीएल का साइन कन्वेंशन भी था, इसी प्रकार से केवीएल का भी साइन कन्वेंशन है कि अगर आप +2 माइनस गए तो वो वाले ईएमएफ को या फिर वो वाले वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिखना, माइनस, और -2 प्लस गए तो उसको लिखना प्लस, ठीक है। तो चलो फिर से, +2 माइनस इसको लिखना माइनस, -2 प्लस इसको लिखना प्लस, ठीक है। तो चलो यहां से शुरू करते। सबसे पहले कौन आएगा तुम्हारे रास्ते में, ये ई आएगा, ठीक है। ई को प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? देखो ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, है ना। यहां से जाके ऐसे इधर आना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन देखना नहीं, अभी करंट का काम हो गया, है ना। नहीं तो कोई कोई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर करंट तो इधर जा रहा है तो मैं करंट के डायरेक्शन में जाऊं क्या? नहीं नहीं, करंट का कुछ नहीं। अगर चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह करंट जा रहा है वैसे भी जा सकते। लेकिन मैंने क्या बताया कि लूप ट्रेस करते समय आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो चलो लूप ट्रेस करते हैं। अभी सबसे पहला आएगा ये ईएमएफ, तो इसको प्लस लिखूं कि माइनस? देखो आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब +2 माइनस जा रहे हैं, +2 माइनस मतलब -E। चलो आगे बढ़ो, है ना, लूप ट्रेस कर रहे हैं, ये करंट नहीं है, ये लूप ट्रेस कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा आएगा ये IR1, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप ये लिखने हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस भी काम का नहीं, करंट भी काम का नहीं अभी, ठीक है। तो आप इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस जा रहे, माइनस से प्लस मतलब ये आएगा +IR1। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये तीसरा मिला, है ना, रेजिस्टेंस नहीं, तीसरा क्या मिला, वोल्टेज ड्रॉप। तो चलो इसको इधर, है ना। तो IR3 प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? देखो आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा +IR3, ठीक है। चलो लास्ट ये IR2, इसका भी माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो +IR2 = 0। ये देखो नेक्स्ट इसमें होगा बराबर, सिंपल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज ऑलवेज =0, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई करते समय पहले बराबर से प्लस माइनस के साथ क्या दिखा देना, वोल्टेज ड्रॉप्स दिखा देना। और एक बार वो हो गया तो फिर आप चाहे उस लूप को ऐसा करो या फिर ऐसा करो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन +2 माइनस गए, +2 माइनस गए तो उसको माइनस लिखना, और -2 प्लस गए तो उसको फिर प्लस लिखना, है ना। जो भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख रहे हो वहां पे ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको माइनस लिखे, इसको प्लस 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 बराबर =0। तो इसको बोलते किरचॉफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको यहां पे देखना है वो है व्हिटस्टोन्स ब्रिज। व्हिटस्टोन नाम का साइंटिस्ट था, उसका एक एक्सपेरिमेंट है व्हिटस्टोन्स ब्रिज। तो किसको बोलते हैं व्हिटस्टोन्स ब्रिज? देखो ब्रिज,
ब्रिज मतलब ऐसा याद रखो कि ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है ना। स्क्वायर स्क्वायर बोलो या फिर रेक्टेंगल बोलो, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चौथा रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में कनेक्टेड है तो उसको ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक है ना। बोल सकते हैं, बोलना चाहिए ऐसा नहीं, ठीक है ना। ब्रिज किसको बोलेंगे, देखो सबसे पहले तो कितने रेजिस्टेंसेस होने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है। और 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और प्लस अभी स्क्वायर को कितने डायगोनल रहते बताओ तो, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, डायगोनल समझता है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो इन चारों रेजिस्टेंस को एक डायगोनल के अक्रॉस ईएमएफ लगा रहना चाहिए और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर। तो ऐसी अगर अरेंजमेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज। पहचान पाओगे व्हीटस्टोन्स ब्रिज किसको बोलते, कितने रेजिस्टेंसेस, कम से कम 4, और 4 रेजिस्टेंसेस होने के बाद भी और क्या करना है ना, 4 रेजिस्टेंसेस होने के बाद भी कोई भी एक डायगोनल के अक्रॉस ईएमएफ होना चाहिए और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, है ना। अगर मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर यहां पे न रहते हुए ऐसा दिखा दिया किसी ने, तो इसको व्हीटस्टोन्स ब्रिज नहीं बोलेंगे, बराबर है। देखो इस डायगोनल के अक्रॉस ईएमएफ है और इस डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो ऐसी अगर अरेंजमेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज। सिंपल, 4 रेजिस्टेंसेस, एक डायगोनल के अक्रॉस ईएमएफ, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बताओ, गैल्वेनोमीटर करंट या फिर वोल्टेज मेजर करता है। यहां पे ये करंट मेजर कर रहा है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस मैंने दिखाया है G। तो गैल्वेनोमीटर की भी आगे हमको स्टडी करनी है कि किस प्रकार से वो करंट या फिर वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल याद रखो कि ये गैल्वेनोमीटर जो यहां पे लगाया है ये किस लिए लगाया है, टू मेजर द करंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज सर्किट, है ना। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखो, 4 रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 R3 R4 है, ठीक है। चारों स्क्वायर के माफिक लगाए हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके एक डायगोनल के अक्रॉस ये हो गया इसका पहला डायगोनल, ये हो गया इसका दूसरा डायगोनल। तो इसके पहले डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी है ईएमएफ, ये स्विच है की, स्विच ऑन करोगे तो करंट चालू होगा लाइक दिस, ठीक है। और दूसरे के अक्रॉस लगाया है गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अभी हमको क्या निकालना है यहां पे, इसको व्हीटस्टोन्स ब्रिज बोलेंगे, चलो ये तो समझ गया, लेकिन हमको ऐसी कंडीशन ढूंढ के निकालनी है कि ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस हो गया मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना बीच में, उसमें से का करंट, गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया है, टू मेजर द करंट। ये क्या दिखाएगा कि यहां से कितना करंट आ रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है ना, गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या हो गई कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग कि, है ना, व्हीटस्टोन्स ब्रिज की कौन सी हो गई बैलेंसिंग की कंडीशन, Ig इक्वल टू 0। मतलब उसका जो गैल्वेनोमीटर है उसने अगर 0 करंट शो किया, इसका मतलब वो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब यहां से एक भी करंट नहीं आ रहा। तो ऐसे ब्रिज को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज, सिंपल। और ये कब होगा बैलेंस, उसी का हमको डेरिवेशन करना है ना। ये तो कंडीशन फॉर बैलेंस है, ये तो समझ में आ गया कि भैया यहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 चाहिए, लेकिन ये कब होगा, कब अचीव होगा, उसी को हम लोगों को डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो बैलेंसिंग कंडीशन अज्यूम कर लेते, मतलब यहां से अज्यूम कर लेते कि एक भी करंट नहीं जा रहा, 0, ठीक है। तो यहां से करंट निकलेगा मेरा बैटरी से, ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा, कॉमन सेंस, ये जा रहा है करंट I, फिर ये यहां तक आने के बाद, पॉइंट A तक आने के बाद,
ठीक है ना, इसको दो रास्ते मिलेंगे, थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो इधर गया I1, ये देखो लिखा ही है, और इधर गया I2, ठीक है ना। यहां पे देखो ऐसा आया I, ये यहां पे बराबर है, तो थोड़ा जाएगा इधर, थोड़ा जाएगा इधर, मान के चलो इधर गया I1, इधर गया I2, है कि नहीं। सेम सेम नहीं जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस क्या लगे हुए हैं हमको क्या पता, है कि नहीं। तो इधर गया I1 और इधर गया I2, यहां तक आया I, ठीक है। I गया तो R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस आता है। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा रे पोटेंशियल ड्रॉप, कितना करंट जा रहा है I1, कितना रेजिस्टेंस है R1, तो कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, I1 इंटू R1 आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा, रेजिस्टेंस में करंट हमेशा फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसा करंट जा रहा है, ये I1 ऐसे जा रहा है, तो इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, बराबर है। तो I1 पहुंच गया यहां तक, यहां तक, ठीक है। फिर I1 नॉर्मली इधर गया रहता था I1 थोड़ा सा, और बचा हुआ इधर गया रहता था, लेकिन 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 अभी हमको कंडीशन फॉर बैलेंसिंग देखनी है, तो इधर करंट जा रहा है क्या, कुछ भी बैलेंसिंग कंडीशन मतलब इधर का करंट कितना है, 0, मतलब इधर एक भी करंट नहीं जा रहा ये वाले गैल्वेनोमीटर से, मतलब पूरा I1 घुसेगा ये वाले ब्रांच में, है ना। समझ में आ गया क्या, देखो I1 जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है ना। फिर B पॉइंट से उसको और दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन हमारे कंडीशन के हिसाब से उसने इधर नहीं जाना चाहिए, मतलब पूरा I1 किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो R2 में से भी कितना जाएगा रे, I1, ठीक है। तो इसका भी कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, I1 इंटू R2, ये देखो I1 इंटू R2, और इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, क्यों, क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो समझ गया I1। सेम किस्सा I2 का भी होगा, ये ऐसे जाएगा I2 इधर से, तो इसका ड्रॉप होगा I2 R3, इधर प्लस इधर माइनस, है ना। I2 यहां तक आने के बाद उसको भी दो ऑप्शंस है, लेकिन इधर नहीं जाना है इसको, क्योंकि कंडीशन फॉर बैलेंसिंग है अपनी, ठीक है। तो पूरा I2 फिर R4 में से घुसेगा, और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो होगा I2 R4, ठीक है। और फिर से I1 और R2 मिलके यहां पे अपना ओरिजिनल करंट बना लेंगे। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। तो चलो अभी ये छोटा सा लूप लेते हैं, कौन सा लूप लेते हैं, ए बी गैल्वेनोमीटर वाला, ये डी और ये वापस ए, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, और यहां पे अप्लाई करते हैं हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, केवीएल अप्लाई करते हैं। क्या बोलता है केवीएल, बताओ क्या बोलता है केवीएल, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। फिलहाल हम ये लूप देख रहे हैं ए बी डी ए, ठीक है। यहां पे ईएमएफ तो है नहीं है ईएमएफ, दिख रहा क्या, ईएमएफ ये बाहर है, इस लूप के अंदर नहीं है, हम लोग यहां पे केवीएल लगा रहे, ठीक है। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है I1 R1, ये है I2 R2, और इधर करंट ही नहीं आया था, ठीक है ना, इधर तो करंट ही नहीं आया, तो यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो चलो ये वाला लूप ले लो ए बी डी ए, और जैसा मैंने कहा था कि लूप ट्रेस करते समय आप क्लॉकवाइज भी ट्रेस कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, आपकी मर्जी। तो चलो मैं क्लॉकवाइज करता हूं, मतलब पहले ए से बी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जाऊंगा तो सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I1 R1, आएगा I1 R1, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं, साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है साइन कन्वेंशन, अगर आप लूप ट्रेस करते समय पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो उसको निगेटिव लिखना पड़ता, और निगेटिव टू पॉजिटिव गए तो उसको पॉजिटिव लिखना पड़ता, ठीक है। तो फिर से चालू करो, चलो ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, ओ सॉरी, ए से बी की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो I1 R1 को लिखना पड़ेगा -I1 R1, और केवीएल में सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप ही लिखते हैं, रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, ठीक है। चलो बी तक पहुंच गए, फिर आगे यहां पे तो करंट 0 है तो ड्रॉप है ही नहीं, ठीक है, यहां से यहां तक, और फिर ये ऐसे जा रहे, ठीक है, मतलब ये निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब ये I2 R3 जब लिखोगे आप I2 R3,
तो निगेटिव टू पॉजिटिव गए, मतलब इसको प्लस इक्वल टू 0 आ गए वापस ए पॉइंट पे, मतलब सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो इसको, I1 R1 को इधर लेके जाओ, तो I1 R1 इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ इक्वल टू I2 R3 मिलेगा ऐसे, बराबर है। तो ये वाले लूप में KVL अप्लाई करने के बाद मुझको मिला I1 R1 इक्वल टू I2 R3। सिमिलरली अगर आप ये वाले लूप में KVL अप्लाई करते हो, चाहे क्लॉकवाइज अप्लाई करो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी अप्लाई करो, आपकी मर्जी, तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, कौन सा, I1 R2 इक्वल टू I2 R4। बराबर, समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। हमने व्हीटस्टोन्स ब्रिज लिया है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन अज्यूम की है। क्या बोलती है बैलेंसिंग कंडीशन, कि उसके गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होना चाहिए। तो वो कंडीशन अज्यूम करके, है ना, कब आएगी उसके लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये दो लूप में पहले इसमें KVL लगाए, फिर इसमें KVL लगाए, तो इसके लिए हमको ये इक्वेशन मिला I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और इसके लिए हमको ये इक्वेशन मिला I1 R2 इक्वल टू I2 R4। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 1/2 कर लेते, तो I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगी हमको कंडीशन, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी है आपने, मतलब जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज के चारों रेजिस्टेंसेस है, ये आप इस प्रकार से लिए, मतलब चारों का रिलेशन इस प्रकार से अगर लिए, तो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा। मतलब ये होगी कंडीशन किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। समझ में आ गया। तो क्या है कंडीशन बैलेंसिंग की, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उस ब्रिज को बोलेंगे हम लोग ब्रिज इज बैलेंस। बैलेंस मतलब उसके गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है। ठीक है ना। लेकिन इसको ऐसा याद रखने की बजाय ऐसा भी याद रख सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, R1 R4 R2 R3, R1 R4 R2 R3, मतलब एक ही है बेसिकली। तो R1/R2 इधर लिखने की बजाय R3 को इधर ला लेते, तो R1/R3 इक्वल टू R2/R4, ऐसा भी याद रखे तो भी चलता है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो R1 किसको लेना, R2 किसको लेना, एग्जाम में ये थोड़ी दिया रहता है। मान के चलो एग्जाम में R1 ये दिया है, R2 ये दिया है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको R1 लेना है, किसको R2 लेना है कि नहीं। तो R1 R2 ऐसे याद ही नहीं रखना। कैसे याद रखना, ये जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है ना, ऐसी गैल्वेनोमीटर वाली लाइन अपने मन में बना लेना, है ना। गैल्वेनोमीटर वाली लाइन बना लिए तो दो हिस्से हो जाते तुम्हारे, इधर का एक हिस्सा, इधर का एक हिस्सा, बराबर है। फिर यहां से इनका रेशो लेना, क्या हो जाएगा ये R1/R3, और इधर से इनका रेशो लेना, ये क्या हो जाएगा R2/R4। ये दोनों अगर सेम है, R1/R3 इक्वल टू R2/R3, सॉरी R2/R4 है ये, सॉरी R2/R4। ठीक है ना। ये देखो ऐसी R1/R3 इक्वल टू R2/R4। ठीक है, तो R1 R2 R3 R4 ये ध्यान में ही मत रखो। कैसा याद रखो कि गैल्वेनोमीटर की लाइन बनानी है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में जो भी रेजिस्टेंसेस है उनका रेशो लेना है बराबर से, तो R1/R3, और राइट साइड में जो है उनका रेशो लेना है R2/R4। ये दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो मेरा ब्रिज बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पे कौन R1 है, कौन R2 है, कौन R3 है, जान दो क्यों लिखते R1 R2, है ना। मान के चलो मैंने इसको R1 लिखा, इसको R2 लिखा, इसको R3 लिखा, इसको R4 लिखा, ऐसा लिख सकता हूं। या फिर कोई कोई लोग इसको R1 लिख सकते, इसको R2 बोल सकते, इसको R3 बोल सकते, बराबर है कि नहीं। तो कैसा भी लिखो, R1 R2 R3 आप अपने मन से लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ये ब्रिज बैलेंस है। क्या है ये ब्रिज बैलेंस है ना। लास्ट तुम्हारे इसमें ही आया था ये क्वेश्चन बोर्ड के इसमें। तो ये ब्रिज बैलेंस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो R1 R2 आप कौन सा भी लो, चलो इसको R1 ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको R2 ले लेता हूं, इसको R3 ले लेता हूं, और इसको R4 ले लेता हूं। आप अपने मन से कुछ भी ले लो। तो आपको ये निकालना है कि ब्रिज इज बैलेंस
तो R3 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी बताया, ब्रिज अगर बैलेंस है तो बैलेंसिंग की कंडीशन कैसे याद रखोगे, है ना, गैल्वेनोमीटर की लाइन बनाना, इसके लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंसेस, है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड का रेशो लिखो, क्या होगा, R1/R4 इक्वल टू राइट साइड का रेशो लिखो R2/R3। तो ये हो गई मेरी कंडीशन किसकी, बैलेंसिंग की। अभी कोई कोई बच्चों का R1 अलग हो सकता है, किसी ने R1 यहां पे लिखा होगा, किसी ने R2 यहां पे लिखा होगा, तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन बराबर से याद क्या रखना, गैल्वेनोमीटर की लाइन, उसके लेफ्ट साइड का रेशो इक्वल टू राइट साइड का रेशो। तो ये है बैलेंसिंग की कंडीशन। और क्वेश्चन में बोला है कि ऑलरेडी ये बैलेंस है ना। तो R1 है मेरा 5, R4 है मेरा 10 इक्वल टू R2 है मेरा 15। तो आप आराम से R3 निकाल सकते हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5R3 इक्वल टू 10 इंटू 15, 5 को इधर लेके चले जाओ तो R3 हो जाएगा 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 ओम। 2 स्टेप का आंसर था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप पढ़ लेना इससे रिलेटेड।